Hello students, welcome to Pi classes. Today we are going to learn about dimensions. ठीक है, डायमेंशंस की बात करेंगे हम लोग आज। डायमेंशंस का एनालिसिस करेंगे जो कि आपका फिजिक्स का एक पार्ट है। ठीक है, मोस्टली ये स्टार्टिंग हो जाती है आपकी क्लास 11 की फिजिक्स से। ठीक है, फर्स्ट पार्ट से, फर्स्ट चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, तो वहीं से हम लोग डायमेंशंस को स्टार्ट कर देते हैं और ये पूरी फिजिक्स में हर एक फॉर्मूले के साथ रिलेट कर दी जाती है कि इसकी डायमेंशंस क्या होगी, फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होगा, डेंसिटी क्या होगा, वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होगी और एरिया की डायमेंशन क्या होगी। बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज़ हमारे पास, कुछ डेराइव्ड होती हैं और कुछ फंडामेंटल होती हैं। ठीक है, आज आपको समझाने वाले हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में, डेराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में, और उसके बाद हम लोग जस्ट जंप करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस पे। ठीक है, डायमेंशंस के बारे में हम लोग आज देखेंगे। क्लियर? ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। ये चीज़ें आपको इसे समझाई जा रही हैं क्योंकि अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्लियर नहीं होगी तो हो सकता है डायमेंशंस भी समझ में ना आए। ठीक है, आए भी तो थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं आएगी वहाँ पर, बट हम पहले फंडामेंटल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करेंगे, आप उसे समझिए और ध्यान दीजिए कैसे होता है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जैसे कि आपके पास होती है नेचुरल नंबर। एग्जांपल समझा दे रहे हैं आपको। कुछ हमारे पास मैथ्स में नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, तो मैथ्स के नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, जो भी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी फंडामेंटल नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है, तो वो नेचुरल नंबर हमें कहाँ से मिले? नेचर से मिले, इसलिए दे आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, इसलिए हम इसे नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। वैसे ही कुछ क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास जो कि फंडामेंटल है। ठीक है, मीन्स उनका कोई आधार नहीं, उनका आधार ऐसे है जैसे कि बताया जा रहा है आपको। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमारे पास 7 होती हैं। जैसे कि फर्स्ट आपकी होती है, ध्यान देना, लेंथ। ठीक है, लेंथ फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी है और इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट हो जाती है मीटर, और इसे हम डिफाइन करते हैं एम से, मीन्स डिनोट करते हैं एम से। ठीक है, इसकी यूनिट हो जाती है मीटर। और डायमेंशंस की बात अभी हम लोग बाद में करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे। दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी आपकी हो जाती है टाइम, या फिर मास ले लेंगे टाइम। इसका जो आपका यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी सेकेंड। क्लियर? ठीक है, तीसरी जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है आपके मास। मास को हम दिखाएंगे केजी में। ठीक है, एसआई सिस्टम से यूनिट बता रहे हैं हम। ठीक है, तो आप एसआई सिस्टम से ही समझेंगे, बाकी आपको सीजीएस ही बता दिया जाएगा। लेंथ हो गया, टाइम हो गया, मास हो गया, और करंट जो वायर वगैरह में फ्लो होता है, ठीक है, कंडक्टर्स में, उसकी यूनिट होती है एम्पियर। ठीक है, एम्पियर बोलते हैं। और फिफ्थ वन इज इंटेंसिटी, मीन्स ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है उसे हम कैंडिला बोलते हैं, जिसे दिखाते हैं सीडी से। ठीक है, 6 वन इज टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर को हम केल्विन में दिखाते हैं। जो एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर की वो होती है केल्विन। ठीक है, और लास्ट वन इज अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज मोल। ठीक है, मीन्स अगर हम किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट मेज़र कर रहे हैं तो हम किस में मेज़र करेंगे? मोल में मेज़र करेंगे। इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम सीडी में, मीन्स कैंडिला, और टेम्परेचर तो आपको पता है केल्विन में होता है, करंट एम्पियर में, मास केजी में, और टाइम सेकेंड में, लेंथ आपका मीटर में। ठीक है, तो ये हमारी कुछ फंडामेंटल क्वान्टिटीज़ हैं। फंडामेंटल क्वान्टिटीज़ हैं, इनको हम डायरेक्टली लिख देते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ डेराइव्ड क्वान्टिटीज़ के बारे में। ठीक है, डेराइव्ड क्वांटिटीज़। डेराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? जो कहीं से आती हैं, मीन्स जिसका कुछ डेरिवेशन होता है, ऐसा समझ सकते हो आप। डेराइव्ड मतलब कुछ एक डेरिवेशन के थ्रू जो क्वांटिटीज़ आती हैं वो डेराइव्ड क्वांटिटी होती हैं। जैसे कि आपको हम बता दे रहे हैं बहुत सारी डेराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। तो सबसे पहली जो डेराइव्ड क्वांटिटीज़ आपको बताते हैं, क्वांटिटी बताते हैं, वो होती है वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम को हम डिराइव कर सकते हैं। वॉल्यूम को हम कहाँ से ला सकते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी से। ठीक है, लेंथ को हम लेंथ बोलें या ब्रेथ बोलें और हाइट बोलें, तो उसके जो तीनों की यूनिट हो जाएगी वो तो एम होगी। ठीक है, लेंथ की भी यूनिट एम, ब्रेथ की भी एम मीन्स मीटर, और हाइट की भी मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो वॉल्यूम को हम क्या लिखते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट इज LBH। ठीक है, तो मीटर इंटू मीटर इज इक्वल टू
मीटर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम की जो यूनिट हो गई है वो मीटर क्यूब हो चुकी है, एंड वॉल्यूम इज कमिंग फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज दैट इज एल, बी, एच, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो गई, डिराइव्ड हो गई है। डिराइव्ड मतलब ये फंडामेंटल से आई हुई है, ठीक है। अब एरिया ऐसे ही होता है आपका, एरिया मतलब क्षेत्रफल, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। उसको हम निकालेंगे तो मीटर इंटू मीटर इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर। तो ये भी लेंथ क्या थी, फंडामेंटल क्वांटिटी थी, और ब्रेथ भी आपकी एज अ लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो दोनों को इंटू करके हमने एरिया निकाल दिया, तो एरिया इज डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं व्युत्पन्न राशि, ठीक है। और इंग्लिश में तो डायरेक्ट क्वांटिटी लिखा ही हुआ है, एरिया L इंटू बी हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी होती हैं डायरेक्ट। और भी आपके पास होती हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मीन्स कुछ दूरी, ठीक है, मीन्स लेंथ या फिर डिस्टेंस जो भी आ रहा है आपका। तो डिस्प्लेसमेंट को हम दिखाएंगे लेंथ से, और लेंथ अपॉन टाइम, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट को। और लेंथ मीन्स मीटर और टाइम किस में हो जाएगा, सेकंड। तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड, क्लियर। या फिर मीटर सेकंड इनवर्स, सेकंड की पावर माइनस, नीचे +1 है, ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाती है, ठीक है। तो मीटर सेकंड इनवर्स। तो वेलोसिटी इज कमिंग फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट इज कंसिडर्ड एज लेंथ, एंड लेंथ इज डिराइव्ड क्वांटिटी, हेंस वी कैन से दैट वेलोसिटी इज derived quantity, ठीक है। एंड लेंथ इज फंडामेंटल क्वांटिटी, एंड वी कैन से दैट वेलोसिटी इज फंडामेंटल क्वांटिटी, सॉरी डिराइव्ड क्वांटिटी, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हमें देखना पड़ेगा कि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, जो फंडामेंटल से आती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमारे पास है 7 होती है, इन्हीं से हम सारी क्वांटिटीज़ को या फिर सारे चीज़ों को हम डिराइव करते हैं, ठीक है। तो अब आगे हम लोग देखेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी तो हो चुकी है, डायरेक्ट क्वांटिटी की बात समझ में आ चुकी है, और कुछ डायरेक्ट क्वांटिटी की बात कर लेते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। तो आज आगे देखते हैं कुछ डायरेक्ट क्वांटिटी आपको और समझा दी जाती हैं, जैसे फोर्स, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स से पहले हम समझेंगे एक्सेलरेशन को, ठीक है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेग में परिवर्तन, अपॉन टाइम, ठीक है। मीन्स कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। मीन्स पॉजिटिव, जब स्पीड आपकी इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन होता है, और डिक्रीज होती है तो रिटार्डेशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मंदन, ठीक है। मीन्स एक्सेलरेशन इज गोइंग नेगेटिव, इट गोइंग टू बी नेगेटिव, क्लियर। तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंड टाइम ये वाला भी है तो टाइम इंटू टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इसके लिए हम लोग मीटर लिख सकते हैं, और टाइम इंटू टाइम मीन सेकेंड स्क्वायर, एक टाइम के लिए सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड की पावर, मीटर सेकेंड की पावर -2, या फिर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये भी लिख सकते हो आप। तो एक्सेलरेशन हो गया। अब नेक्स्ट थिंग इज फोर्स, अगली डिराइव्ड क्वांटिटी जो है वो है फोर्स। फोर्स को हम क्या लिखते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास आपका हो जाएगा m, एंड एक्सेलरेशन हो जाएगा a, इसको हम ma भी लिखते हैं, F इज इक्वल टू ma, ठीक है। तो m आपका kg, एंड एक्सेलरेशन कितना आ चुका है यूनिट, मीटर सेकेंड की पावर -2, तो किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर -2, ये आपका हो जाता है एक्सेलरेशन, सॉरी फोर्स की जो यूनिट है, ठीक है। अब फोर्स क्या है, डिराइव यूनिट है, क्योंकि वो मास से आया हुआ है। तो एक्सेलरेशन भी हमारी डिराइव थी, तो डिराइव इंटू फंडामेंटल इज इक्वल टू आपका आ चुका है एक डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। तो फोर्स एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, जबकि क्योंकि वो मास से आई हुई है, मास और एक्सेलरेशन से, ठीक है। तो आगे की बात हम लोग कंटिन्यू करेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले हैं जो कि आपको हम बताने वाले हैं। ओके, तो आपको ये अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से, उसके बाद इरेज करते हैं। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, जब हम पढ़ेंगे डायमेंशंस के बारे में, ठीक है। अब हम लोग डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो डायमेंशंस पहले हम समझ लेते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के, ठीक है। तो फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी वाज लेंथ, ठीक है। तो लेंथ को हमने लिखा था
मीटर मीन्स यूनिट थी इसकी, मीटर यूनिट और डायमेंशन में डिफरेंस होता है, ठीक है। यूनिट थी मीटर, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी आपकी एल, इसको हम दिखाते हैं एल से, और इस टाइप के ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये लेंथ हो गया है आपके पास। दूसरा बताया गया था आपको मास, ठीक है। मास को हम केजी में दिखाते हैं और डायमेंशन इसकी हो जाती है एम, क्लियर, ठीक है। मास को हम केजी में दिखा देते हैं और डायमेंशन इसकी हो जाती है एम। लेंथ हो गया, मास हो गया। नेक्स्ट टाइम, टाइम मीन्स समय, इसको हम दिखाएंगे सेकंड में, मीन्स इसकी यूनिट हो जाएगी सेकंड, और इसके जो डायमेंशन होती है वो टी होती है, क्लियर, ठीक है। लेंथ, मास, टाइम, फिर उसके बाद करंट, करंट मीन्स विद्युत धारा, ठीक है। करंट की जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, एम्पियर, ठीक है। तो एम्पियर को हम लोग दिखाते हैं ए से, मीन्स करंट की जो डायमेंशन हो जाती है वो ए हो जाती है। नेक्स्ट आपका टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम केल्विन में इसकी यूनिट दिखाते हैं और इसका जो डायमेंशन होता है वो ऐसे करके थीटा टाइप का बनाते हैं, ठीक है, थीटा। उसके बाद लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर। नेक्स्ट इंटेंसिटी मीन्स इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है वो CD होती है, इसकी डायमेंशन भी आपकी CD ही लिखते हैं, ठीक है, C and D, स्मॉल c स्मॉल d, क्लियर। लास्ट वन इज 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट वन इज 7, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लिखते हैं मोल में, और इसकी जो डायमेंशन होती है वो स्मॉल m करके बना देते हैं, ठीक है, या फिर हम मोल लिख देते हैं, स्मॉल m या फिर मोल लिख देते हैं, ठीक है। तो मोल भी लिख सकते हो आप। ये हो गई फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की कुछ डायमेंशंस, ठीक है, कुछ नहीं, सारी की सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हो गई और इनकी डायमेंशन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लेंथ को हम यूनिट होती है मास और डायमेंशनल फार्मूला होता है एल। मास की जो यूनिट होती है वो केजी और डायमेंशनल फार्मूला होता है कैपिटल एम। टाइम सेकेंड टी, करेंट एम्पियर ए, टाइम केल्विन थीटा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी विल बी CD एंड डायमेंशन विल बी ऑल्सो CD, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विल बी मोल एंड डायमेंशन फॉर्मूला विल बी मोल, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर कॉमन आ रही हैं। उसके बाद हम लोग ये सारी चीज़ें सीख चुके हैं और अब हम लोग डायमेंशंस को आगे देखेंगे। इन पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चंस का यूज़ भी करेंगे। अब हम देखेंगे करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला, मीन्स डायमेंशनल एनालिसिस पे अगर डायमेंशंस के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ द डायमेंशन फार्मूला सही है या नहीं है। कुछ फॉर्मूले हमारे पास सही भी आते हैं और कुछ इनकरेक्ट भी आते हैं, कुछ करेक्ट हैं कुछ इनकरेक्ट हैं, तो वो सारी चीज़ें आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ें। ओके, अब हम लोग कुछ डायमेंशनल फार्मूले को डिड्यूस करने वाले हैं, मीन्स डायमेंशनल फार्मूले कैलकुलेट करने वाले हैं कि किस चीज़ का डायमेंशनल फार्मूला कितना होता है, ठीक है, क्या होता है इसका डायमेंशनल फार्मूला, वो सारी चीज़ें देखेंगे हम लोग। कैसे निकालते हैं कोई भी डायमेंशनल फार्मूला, बहुत ध्यान सुनना। अगर आपने एक चीज़ सीख ली, डायमेंशनल फार्मूला सीख लिया, तो आपको यूनिट भी निकालना आ जाएगा, और अगर यूनिट सीख लिया निकालना तो डायमेंशन भी निकालना आ जाएगा। कोई भी यूनिट आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, ना ही कोई भी डायमेंशनल फार्मूला याद करना पड़ेगा, बस 1 से 2 या फिर 10 से 12 सेकंड के अंदर आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी बड़ा से बड़ा फार्मूला होगा आपको, क्योंकि बहुत सारे फार्मूले हैं, ठीक है, तो आप कहाँ तक याद करोगे सारी चीज़ें। इस वजह से आपको सारी चीज़ें कैलकुलेट करना आना चाहिए। फिजिक्स मीन्स कैलकुलेशन, ठीक है, और आपको कैलकुलेशन अच्छे से आना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले पूछा गया है आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो डायमेंशनल फार्मूला होगा और यूनिट होगा, दोनों हम बताएंगे, ठीक है। आज तो हम डायमेंशनल फार्मूले पे ही काम करने वाले थे, लेकिन आपको हम यूनिट भी बता देंगे साथ साथ में। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता क्या है, जैसे कि न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सभी ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। फॉर्मूला तो आप अभी याद करना पड़ेगा अगर नहीं समझा है, क्योंकि बाद में जब पढ़ोगे तो फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। जो ग्रेविटेशनल फार्मूला, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, जो न्यूटन ने बताया था, तो
उसको फॉर्मूला बताया था F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इसका डेरिवेशन छोटा सा है लेकिन आपको हम थोड़ा सा फॉर्मूले से डायरेक्टली बता दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपका जो F है वो फोर्स है, मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स। m1 m2 आपकी दो बॉडीज़ हैं जिनके बीच में ये फोर्स लग रहा है, ठीक है, एक्टिव है। r डिस्टेंस है बिटवीन द टू बॉडीज़, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। थोड़ा सा डेरिवेशन भी क्लियर ही कर देते हैं। आपके पास एक बार m1 है और एक यहाँ पर मास m2 है, ठीक है। न्यूटन ने कहा था कि यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि अर्थ किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है। इस मार्कर को अगर हम नीचे गिराते हैं, अगर इस मार्कर को हम फ्रीली छोड़ देते हैं तो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा, क्योंकि अर्थ इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, एक फोर्स लगा रही है। तो दिस ऑब्जेक्ट इज m2 एंड अर्थ इज m1, ऐसे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। इसका मास m2 है मार्कर का और अर्थ का मास m1 कंसिडर कर सकते हैं। जो बीच की डिस्टेंस है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है, उसको हमने लेट कर लिया है r, ठीक है। तो न्यूटन ने ये बताया था कि जो फोर्स होगा वो दोनों मासेस के प्रोडक्ट के इक्वल होगा या फिर दोनों मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। मीन्स ऑन इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ द मास, ठीक है, फोर्स विल बी इंक्रीज। अगर मास को इंक्रीज करेंगे तो फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे समझ सकते हैं किसी इंसान को उठाना है, किसी हल्के फुल्के इंसान को उठाना है तो आप उसको इसे ईजिली उठा सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल आराम से, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन किसी भारी इंसान को उठाना है तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वही मतलब है यहाँ पर कि अगर हम मास को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो फोर्स भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, दोनों के बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है। नेक्स्ट, F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। मीन्स अगर हम दोनों के बीच के डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो फोर्स कम हो जाएगा, वो तो सबको समझ में आता है। अब इन्होंने क्वेश्चन कंबाइन करके ये इक्वेशन लेकर आए थे, ठीक है। F प्रोपोर्शनल m1 m2, F अगर यहाँ पे हम प्रोपोर्शनैलिटी लगाते हैं थोड़ी देर के लिए तो F प्रोपोर्शनल m1 m2 एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर, ठीक है। मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब होता है कि एक चीज़ बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज़ घटने लगेगी, डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स घट जाएगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? अगर एक चीज़ इंक्रीज़ कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ भी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, ऑटोमेटिक। तो F, अब यहाँ पर हम जब भी प्रोपोर्शनैलिटी घटाते हैं तो कोई भी कांस्टेंट लगा देते हैं, तो कांस्टेंट कौन सा है? वो G हो गया, ठीक है, कैपिटल G, जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब यहाँ पर हमारे मास m1 और m2 हैं अपॉन में r स्क्वायर। सो वी हैव टू फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द कैपिटल G, ठीक है। सो वी मेक द सब्जेक्ट एज G, तो F r स्क्वायर इज इक्वल टू G m1 m2, r स्क्वायर आपका डिवाइड में इधर जाएगा इंटू में हो जाएगा, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मेक द सब्जेक्ट G m1 m2, आपको G को अकेले छोड़ना है, सेपरेट करना है, m1 m2 इंटू में इधर आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। F r स्क्वायर अपॉन में m1 m2 इज इक्वल टू G, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा डिटेल में बताया जा रहा है कि इसका फॉर्मूला, डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालोगे, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, इंटू r क्या है? डिस्टेंस है, इसको हम अभी r स्क्वायर रखेंगे, और मास इंटू मास, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? मास स्क्वायर बोल सकते हैं इसे, मास स्क्वायर, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, इज इक्वल टू G। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, इसी के आगे देख लेंगे, मास जो है आपका, मास के लिए क्या रखते हैं हम लोग? सबसे पहले आप यहाँ से देख सकते हैं मास और एक मास कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? एक्सेलरेशन इंटू r स्क्वायर अपॉन मास, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो भी डिराइव करना बताएंगे। आप यहाँ पे पहले अभी आपको डिटेल बताया जा रहा है, तो एक्सेलरेशन को हम लोग क्या करेंगे? इसका फॉर्मूला रख के कैलकुलेट करते हैं। तो वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, डेल्टा v अपॉन t ऐसा बोल सकते हैं, डेल्टा t भी बोल सकते हैं, और r कितना है आपका? r स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में मास ये हो गया, ठीक है। फॉर्मूला हम थोड़ा सा और अच्छा लिख सकते हैं, तो डेल्टा v स्क्वायर अपॉन मास इंटू डेल्टा t, ठीक है, ये हो गया। तो डेल्टा v, इसकी जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है LT-1, आपको याद रखना पड़ेगा, या फिर फॉर्मूले से वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? L, और टाइम कितना? T, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो LT-1 आ चुका है, तो वेलोसिटी की डायमेंशन यहाँ पे रख देंगे LT-1 इंटू r क्या है? डिस्टेंस, और डिस्टेंस को हम किससे दिखाते हैं? L से, मतलब मीटर, और L हो जाएगा इसके, L2 लगा देंगे। मास आपको कैपिटल M से दिखाते हैं, हमें बताया गया था, ठीक है, और टाइम
टी से दिखा देते हैं। ठीक है, तो अब सारी चीज़ों को हम ऊपर ले जाएंगे। तो एल आपके पास यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड जाती हैं। ठीक है, एल 3 टी -1 एंड टी, ये पावर +1 है, ऊपर जाएगा तो -1, टी की पावर -2 हो जाएगी। ठीक है, और m को ऊपर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सीक्वेंस में लिख देते हैं, m -1 l 3 t -2, ये इसकी डायमेंशन हो गई। ठीक है, m -1 l 3 t -2, दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास पूरा का पूरा डिटेल दे दिया गया कि आप डायमेंशंस कैसे कैलकुलेट करते हो। अगर आपको प्लस माइनस डिवाइड इंटू सब आता है तो डायमेंशंस कैलकुलेट करना आप इस फॉर्मूले से बिल्कुल ईजिली क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपके पास सामने हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और इसके आगे की बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। ठीक है, मीन्स आगे की वीडियो में हम लोग बात करेंगे करेक्टनेस ऑफ द फार्मूला। ठीक है, और फॉर्मूले कैसे डिराइव करते हैं विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशंस की हेल्प से हम लोग फॉर्मूले कैसे डिराइव करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको अगली वीडियो में बताई जाने वाली हैं। ठीक है, तो जा करके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। थैंक यू।